आइए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र अध्याय 17 विकास की समझ भाग 2। पिछले वीडियो में विकास के बारे में और एवं विकास का अर्थ समझे थे। आइए आज आय एवं अन्य लक्ष्य के बारे में समझेंगे, जिसमें अधिकांश लक्ष्य यह होता है अधिक आय प्राप्त करना, जिससे वह विकास की दृष्टि से और विकसित कर सकें। जैसे मजदूर बेहतर मजदूरी चाहता है क्योंकि उसकी मजदूरी से ही उसकी आय क्या होती है, बढ़ती है। वैसे उद्योगपति अधिक लाभ चाहता है क्योंकि वह हानि नहीं चाहता। कॉलेज के जो छात्र रहते हैं वह बेरोजगार हैं, वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। इनका मुख्य उद्देश्य यह रहता है आय प्राप्त करना, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छा को पूर्ण कर सके और नए विकास की दृष्टि से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर सके। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की यह इच्छा है कि वह अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से विकसित कर आवश्यकता को पूर्ण करे। अगला आता है आय के मापदंड और आय का वितरण किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं। विकास जो है, देश की जो विकास है तो राष्ट्रीय आय जो है एक प्रमुख रूप से सूचक माना जा सकता है और इस आय का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति भी किया जाता है, क्योंकि इसे खर्च करके वे वस्तु एवं सेवा को क्या करते हैं, खरीदते हैं। देश के कुल उत्पादन से हम समाज के आय का भी अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यह प्रति व्यक्ति के लिए सूचक माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति जीडीपी एक औसत जो देश या क्षेत्र के उत्पादन की जनसंख्या को कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तालिका 17.2 इसमें चयनित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 के अंतर्गत लिया गया है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय, जिसमें महाराष्ट्र जिसके अंतर्गत 1,14,392 रुपए है। वहीं दूसरा है केरल जिसमें 1,03,820 और तीसरा है बिहार जिसमें 31,199। तो इस तालिका में यह स्पष्ट हो रहा है कि महाराष्ट्र, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया, लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि उस राज्य जो किसी एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं का एवं सेवाओं का मूल्य है, जिनमें तीनों राज्यों में महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और उसमें बिहार सबसे कम है। इसका अर्थ यह है कि औसतन जो है महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष में 1,14,392 रुपए वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, तो वहीं बिहार का औसतन प्रति व्यक्ति के लिए 31,199 रुपए की वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं। और इस सूचक से हम राज्यों की तुलना कर सकते हैं कि समय के साथ इनकी प्रगति किस प्रकार हो सकती है। इस तालिका में यह देखते हैं कि जो वितरण है, असमानताएं कैसे होती हैं। समूह में 5 लोग हैं जैसे, या किसी की आय जो है अलग अलग है। हम यह जानते हैं कि 2 वर्ष के बाद इस समूह की आय में क्या परिवर्तन हुआ, तो इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे 17.3 इस तालिका में एक तरफ वर्ष है और दूसरी तरफ समूह के औसत आय रुपए में। पहला वर्ष में जो दिया है 2010, इसमें डिवाइड कर दिया गया है ABCDE, जिसमें 2010 में 2000 ए में है, बी में 4000, सी में 5000, डी में 6000 और ई में 3000। वैसे 2012 में जो दिया हुआ है ए में 2000, बी में 8000, सी में 6000 और डी में दिया है 6000 और ई में है 8000। कुल मिलाकर यहाँ पे 20,000 और 30,000 दिया हुआ है। तो इस तालिका का अवलोकन करें, जिसकी तुलना से 2010 जो है उसकी तुलना अगर 2012 से करते हैं तो इसमें आय की वृद्धि हुई है, लेकिन विकास
जो है सामान्य रूप से नहीं हुआ। सभी लोग की आय की जो है वृद्धि तो हुई लेकिन सामान्य रूप से नहीं हुई है, जिसमें एक और बी, सी और ई की आय में वृद्धि हुई, लेकिन दूसरी ओर ए और डी आपको दिखाई दे रही है जिसमें आय स्थिर दिखाई दे रहा है। और औसत आय को विकास के मापन का सूचक मानते हुए अगर प्रति व्यक्ति के आय का वितरण को भी देखना जरूरी है तो इससे पता चलता है कि लोगों के विकास का मौका किस प्रकार मिलता है। और यह विकास जो है सामान्य रूप से विकसित तो हो रहे हैं लेकिन कुछ लोग तक सीमित भी रह जाता है। 17.4 इस तालिका में यह बताया गया है कि भारत के ग्रामीण परिवारों के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता आय किस प्रकार किया जाता है। एक तरफ दिया है ग्रामीण समूह, दूसरी तरफ है कुल उपभोग व्यय। कृषक, इसका दिया हुआ है 1436 रुपए प्रति व्यक्ति माह। दूसरा दिया है वेतनभोगी जो 2002 रुपए प्रति व्यक्ति माह। और तीसरा है आकस्मिक खेत मजदूर जिसका 1159 रुपए प्रति माह दिया गया है। आइए देखते हैं कि यह किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, जिसमें कृषक को दिया हुआ कृषक उपभोग है 1436 रुपए प्रति माह जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है खर्च दिया जाता था। इसी प्रकार ग्रामीण वेतनभोगी प्रति माह व्यक्ति के लिए 2002 रुपए और कृषि के आकस्मिक मजदूरों का उपभोग जो है 1159 रुपए। इस तरह इस तालिका के अनुसार यह दिया गया है कि आकस्मिक मजदूरों का जो कुल उपभोग व्यय है वह सबसे कम है। इसका यह कारण है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पाता और यह मजदूरी दर वो है कम होती जा रही है। इस कारण इनका जीवन स्तर भी ऊपर नहीं उठ पाता और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास के अन्य सूचक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर भी व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकता है और अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से विकसित भी किया जा सकता है। जिस समाज में शिक्षा स्वास्थ्य का समुचित एवं प्रसार रहता है वह अत्यधिक विकसित होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिल भी दिलाना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए जिससे वह बाल मजदूरी शोषण से भी बच सके। व्यक्ति समाज में किसी भी प्रकार का शोषण से भी रोका जा सकता है तो वह शिक्षा पाकर इसका विरोध भी कर सकता है और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर वह रोग से भी बच सकते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता भी इस प्रकार से व्यक्तियों को विकसित भी कर सकती है और इनका लाभ वह दूसरों को भी प्रभावित कर सकती है। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा भी दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी दिया जाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक। विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि हमारा जो विकास है उनका महत्वपूर्ण मानते हैं हिस्सा आय को। विकास को मापने के लिए भी यह मापदंड पर्याप्त नहीं होता, लेकिन मापदंड के बारे में यह विचार किया जाता है कि हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना चाहिए। जैसे पिछले 2 दशक से स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सूचकों का राष्ट्रीय आय के साथ साथ व्यापक स्तर भी विकास की माप के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें यह विकसित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो प्रकाशित मानव विकास का रिपोर्ट को विभिन्न देशों की तुलना में भी शिक्षा स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। सार्वजनिक सुविधाएं। केवल निजी आय ही हमें सब कुछ या बेहतर जीवन नहीं दे सकता और इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी खरीद नहीं सकते हैं। जैसे हैं हम अपनी आय से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, इसलिए हमें शुद्ध वातावरण वाले परिवेश में जाना होगा। पैसे भी हमें बीमारियों से नहीं बचा सकता। इस हेतु स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि
हम बीमारियों का फैलाव को क्या कर सकें, फैलाव को रोक सके और इससे बच सकें। इस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा जो है अलग अलग व्यवस्थित होनी चाहिए। इस प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाएं भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए स्वच्छ पेयजल सार्वजनिक उपलब्ध से सभी लोगों को फायदा होता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था सभी लोगों को राशन जैसे मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं, जिससे यह कुपोषण जो स्तर है कम होता है। मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का भी प्रभाव जो है लंबे समय तक फैले रहता है। और उदाहरण के लिए हम यह ले सकते हैं कि आज़ादी के समय हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत कम था, लेकिन 1991 में यहाँ के केवल 64% लोग साक्षर थे और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पाठशालाओं का विकास करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि सरकार एवं जनता दोनों ने शिक्षा के लिए उत्सुक एवं इसके बारे में विचार किए।